हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिशा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के बारे में। और ये लेक्चर सभी के लिए है, चाहे कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो या फिर पीजी का, नेट, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सभी के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के बारे में। तो जो प्लेटो का जन्म है वो यूनान में हुआ था। यूनान अभी भी अगर आप देखोगे तो गूगल मैप में एक बार करके देख लो कि यूनान है कहाँ पे। ठीक है, तो प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था। और यूनान उतनी टाइम क्या होता था कि एक छोटे छोटे लैंड्स का ना एक ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसा था कि यूनान में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरह से आप बोल सकते हो, सिटीज़ हुआ करती थी। एक था आपका एथेंस और दूसरा था आपका, सॉरी यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, एक था आपका एथेंस और दूसरा था आपका स्पार्टा। तो एथेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करता था, रिच था। उसकी जो इकोनॉमी थी वो ट्रेंड बेस इकोनॉमी थी, मतलब लोग व्यापार किया करते थे क्योंकि एक छोटे से समुद्र के किनारे एक द्वीप पर रहते थे। वहीं आपका जो स्पार्टा था उसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, मतलब लोग कृषि का कार्य किया करते थे। तो जो स्पार्टन्स थे वो चारों तरफ से लगभग एथेंस से घिरे हुए करते थे। और वहाँ पे जो भी था, मतलब उनके पड़ोसियों से उनके बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि अपनी सुरक्षा के लिए उनके जो सिपाही हुआ करते थे उन पे वो लोग बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। तो एथेंस स्पार्टा के जो वो होते थे, सैनिक हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब शार्प हुआ करते थे। वहीं एथेंस में क्या था, एथेंस में जो था वो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि एथेंस में सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रहा होता है, डेमोक्रेसी चलता था। और वहाँ पे जो मेन चीज़ होती थी कि जो मेन चीज़ों पे एजुकेशन, एजुकेशन तो नहीं बोलोगे आप उसको, ये बोल सकते हो कि एक ऐसी एजुकेशन जो राजनीति के गुण सिखाए आपको कि ठीक है कैसे बोलना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, तो ये बेसिक से इंट्रो हुआ। फिर हुआ ये कि हम्म, यूनान में फिर प्लेटो आते हैं। और प्लेटो का जन्म हुआ था आपका यूनान के एक छोटी सी सिटी है एथेंस में। ठीक है, और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड थे, मतलब बुद्धिमान हुआ करते थे। और बुद्धिमान होने के साथ ही इनको मतलब काफ़ी सुंदर देखने में लगते थे, इसीलिए इनका शायद नाम प्लेटो पड़ा है। ठीक है, इनको प्लाटून भी कहीं कहीं पे लिखा गया है, पर इनका रियल नाम जो है वो प्लेटो है। तो जब प्लेटो थोड़ी बड़े होते हैं तो वो प्लेटो जो थे काफ़ी बुद्धिमान थे, तो उनको ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फर्जी जैसे धन वन में। तो जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो सुकरात के संपर्क में आते हैं। तो सुकरात क्या था कि सुकरात के बारे में ऐसा बोला गया कि सुकरात जो थे आपके वो यूनान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे। तो जब वो प्लेटो सुकरात के संबंध में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो वो देखते हैं कि सुकरात बहुत ज़्यादा उतनी टाइम क्या करते थे कि वो डेमोक्रेसी, यूनान में ना एक डेमोक्रेसी थी तब। तो होता ये था कि जो आपके सुकरात थे वो किसी से डरते नहीं थे। वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते थे कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है, हाँ ऐसी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उतनी टाइम वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी उनको कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी। तो आपके जो सुकरात थे वो थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मतलब ये नहीं कि ठीक है वो अडम्बरों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, नहीं। वो आध्यात्मिक प्रकृति मतलब वो बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते थे कि आपका ट्रुथ क्या है। ठीक है, ट्रुथ क्या है, आपका न्याय क्या है, इंसान अगर हम हैं धरती पे तो हम क्यों हैं, मतलब हमारी जो एक लाइफ है, जो जीवन हमको मिला है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों, हम यहाँ पे इस जीवन का क्या उद्देश्य है। इन सब चीज़ों, इस तरह की चीज़ों को ना वो उनके आंसर ढूंढने की कोशिश किया करते थे। और वो उसको ना एक बहुत अच्छा तरीका जब उनको होता था वो डिबेट करते थे लोगों से। वो क्या करते थे कि जाते थे, कुछ लोग होते थे, लोगों का ग्रुप होता था, और उनसे पूछते थे, सिंपली जाके किसी से पूछ लिया कि बताओ आपके अकॉर्डिंग सच्चाई क्या है। तो ठीक है, सामने वाला बंदा जब उनको बताता था तो वो उसकी डेफिनेशन जो भी वो बताता था उसको काटते थे, वो अपना कोई आंसर देते थे। फिर कोई आता था उनके आंसर को काटता था, और फिर वो उसके आंसर को काटते थे। तो इस तरह कर करके ना फाइनल जो आंसर निकलता था या फाइनल जो कंक्लूजन निकलता था उसको वो लोग एकदम परफेक्ट मानते थे। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि स्पार्टा और एथेंस का आपस में वॉर होता है। स्पार्टा और एथेंस का जब आपस में वॉर होता है तो इसमें क्या होता है कि स्पार्टा, एथेंस जो होता है, क्योंकि एथेंस में डेमोक्रेसी थी और एथेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक सिटी हुआ करती थी, या फिर कंट्री, आप जो भी बोलिए, क्योंकि पहले नगर या राज्यों को एज अ कंट्री ही वो बोला जाता था। तो एथेंस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग था, परंतु स्पार्टा से हार गया। और जब वो हार गया
तो ऐसा होता है ना कि जब कुछ गलती हो जाती है, सब लोग जब लोगों ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना शुरू किया कि बताइए एथेंस इतनी बड़ी कंट्री है और एक छोटी सी कंट्री स्पार्टा से कैसे हार गई। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सारा आरोप लगा उन पर सुकरात पे डाल दिया। जब ये आरोप सुकरात पे पड़ा तो वहाँ की मतलब प्लेटो को ये चीज़ बहुत ख़राब लगी, क्योंकि उनको पता था कि यार इसमें सुकरात की तो कोई गलती नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट फर्जी में उनको फंसा रही है। गवर्नमेंट ने उनसे कहा क्योंकि आप लोगों को भड़काते रहते हैं, आप हमारे यहाँ की जो यूथ हैं उनको आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, उनको आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने सारा जो भी ब्लेम था वो सुकरात पे डाल दिया और बाद में उनको जहर देकर मतलब विष देकर उनको उनकी एक तरह से उनको मृत्युदंड दिया गया। अब इस सुकरात के साथ ये जो भी अन्याय हुआ इन सब को देख के ना प्लेटो एकदम विचलित हो चुके। उनको लगा कि यार बताओ एक निर्दोष को कितनी गलत तरीके से फंसा के ऐसे मृत्युदंड दे दिया गया। और जो आपके सुकरात थे वो भी बड़े ही उच्च आदर्शों वाले थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्हें पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा, लेकिन उन्होंने पी लिया। उनको अब जो भी उन्होंने समझा कि ये उनकी नियति है, ये जो भी उनको लगा हो, ठीक है। तो जो सुकरात के साथ जो अन्याय हुआ प्लेटो के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, ठीक है। प्लेटो का जीवन इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ इन सब चीज़ों से। उनके बाद क्या हुआ कि प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया और उसके बाद वो काफ़ी दूर काफ़ी दिनों तक बाहर घूमे और वहाँ आने के जब वो वापस आए तो उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की जिसका नाम था अकादमी, ठीक है। और अकादमी पे देखो एक चीज़ है कि अकादमी के द्वार पे लिखा हुआ था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति प्रवेश ना करें। मतलब कि जो आपके प्लेटो थे ना उनको मैथमेटिक्स वो पढ़ा होगा यार, सब लोगों ने उसको रेखागणित कहते हैं ना, तो उनको ये सब चीज़ें तब ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था कि भाई जिसको ये नहीं आता है ना उसको एकेडमी में अंदर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाहर से ही निकलो चुपचाप। तो जो प्लेटो ने जो अपनी एकेडमी की स्थापना की थी उसको यूरोप की फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी बोला जाता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो आगे क्या होता है कि फिर ऐसे ही चलता रहता है और हाँ वहाँ पे वो लोग प्लेटो अध्ययन का कार्य प्रारंभ करते हैं और इसी टाइम प्लेटो अपनी एक बहुत फेमस रचना रिपब्लिक लिखते हैं। रिपब्लिक लिखते हैं और रिपब्लिक में प्लेटो वो सारी चीज़ें लिखते हैं। मतलब रिपब्लिक में प्लेटो ने ये आपको बताया है कि एक समाज में एक न्याय व्यवस्था कैसे स्थापित की जाती है, ठीक है, समाज में कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए। प्लेटो को इसीलिए आदर्शवादी बोला गया है क्योंकि ये इस पे बहुत ये मतलब इन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड कर दिया है कि सोसाइटी में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इससे कम है तब भी वो गलत है और इससे ज़्यादा है, खैर ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो ये उतनी टाइम में इन्होंने रिपब्लिक लिखी थी। अब हुआ तो देखो यहाँ पे ना एक बड़ी फनी सी स्टोरी है। हुआ ये कि जब रिपब्लिक को एक राजा थे वहाँ के, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने प्लेटो को इनवाइट किया कि आप आइए हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ पे आदर्श राज्य की स्थापना करिए, ठीक है। तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य उसका जो राजा होगा वो एक फिलोसफर किंग होगा, एक दार्शनिक राजा होगा। तो प्लेटो गए और जिन राजा ने उनको बुलाया था कि आइए आप, तो उन्होंने पहले उन्हीं को दार्शनिक बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है पहले आपसे शुरुआत करते हैं, पहले आप तो दार्शनिक राजा बन जाओ, फिर उसके बाद आपकी राज्य को भी आप दार्शनिक राजा बन जाओगे तो अपने राज्य को भी मतलब आदर्श राज्य बना दोगे। तो कुछ दिनों बाद जब उन्होंने प्लेटो ने उसको स्टार्ट किया उसको दार्शनिक राजा बनाना, तो कुछ दिन बाद राजा को लगने लगा कि भाई इनके जो तरीके हैं इससे तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। मतलब इतनी मेहनत की है मैंने अपने परिवार के लिए, इतना धन वन इकट्ठा किया है, अगर ये किसी मतलब का नहीं है तो क्या मतलब मेरे राजा बनने का। तो उसको प्लेटो पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच दिया मार्केट में। बाद में प्लेटो को एक उन्हीं के जान पहचाने वाले एक व्यक्ति ने आज़ाद करवाया। तो ये सब चीज़ें जब घटना हुई, ये सारी घटनाएं हुई प्लेटो के साथ, तो प्लेटो को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई जिस आदर्श राज्य की मैं बात करता हूँ वो इस पृथ्वी पे तो नहीं संभव है ऐसे लोगों के बीच में संभव नहीं है। तो उन्होंने फिर एक और अपनी लिखी स्टेट्समैन, और स्टेट्समैन में उन्होंने मतलब जो जैसे लोग हैं यहाँ पे ना उनके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे अनुसार, जैसे ह्यूमन नेचर कैसा है, हम लोग बहुत ही लालची स्वभाव के हैं, हम हर चीज़ में लालच करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास ये आ जाए, ये आ गया तो और आ जाए,
चाहे दूसरों का हमारे चक्कर में नुकसान ही हो जाए, लेकिन हमारा फ़ायदा हो। तो हम बहुत ही ग्रीडी स्वभाव के हैं। तो प्लेटो ने ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखते हुए एक और रचना कर ली, इसका नाम था स्टेट्समैन। बाद में लॉज आई, ठीक है। तो ये थी टोटल प्लेटो की जर्नी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपनी जो कुछ इम्पोर्टेंस वो दिए हैं थ्योरी, जिसमें आपकी एजुकेशन थ्योरी आ जाती है, कम्युनिज्म थ्योरी आ जाती है। इन सभी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।